नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीजी सेट 2024 के पॉलिटिकल साइंस की आंसर की को डिस्कस करेंगे। दो तीन काम हम करेंगे। पहला तो सबको पता है कि आपको केवल आंसर जानने से अभी शुरू में मतलब है कि किसका उत्तर क्या होगा और उससे आपका कितना नंबर बन रहा है। दूसरी चीज़, फिर आप बोलोगे कट ऑफ कितना जा सकता था, पेपर टफ था या सरल था। आगे फिर सेट होना है तो उसमें कैसे सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी ये सवाल देख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट ही होते हैं। छठवीं चीज़ ये होगी कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि यार तुक्का लगाओ, गेस करो, दिमाग लेके जाओ, कॉमन सेंस लेके जाओ, तो आप वो भी समझेंगे कि कैसे ना एक चीज़ एलिमिनेट करके आप पूरा का पूरा उत्तर ला सकते हो। जैसे एक सवाल में लिखा है पूंजीवादी चीन ने ऐसा किया। अब अगर आपको बस इतना पता है ना कि चीन पूंजीवादी नहीं है, चीन तो समाजवादी है, तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो और उत्तर आ जाएगा। तो कई बार हम ना सवाल को गहराई से नहीं देखते, इसलिए हमारा उत्तर नहीं आता। मतलब हमको लगता है कि पूरा पढ़ना था, लेकिन सामान्यतः सामान्य बुद्धि से भी आप कई सवाल हल कर सकते हैं। तो वो हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं अभी नहीं करूँगा, आगे आप लोग बोलोगे तो वो वीडियो हम लोग ले आएंगे। पहला है जैसे मार्क्सवाद संबंधित है, कोशिश मैं करूँगा बीच में रहता हूँ, दोनों आपको दिख जाएगा हिंदी इंग्लिश। PDF में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से ले लेना। मार्क्सवाद में राज्यहीन समाज होता है, सही बात है। दूसरी चीज़ है राज्य कुम्हला जाएगा, ये भी सही बात है कि राज्य खत्म हो जाएगा धीरे से। किसानों की तानाशाही की बात मार्क्सवाद नहीं करता, ये बोलता है प्रोलेटेरिएट की तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। और योग्यता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की प्राप्ति, ये मार्क्सवाद करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा D 1, 2 और 4। अगला सवाल है रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी इन पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक किसने लिखी। तो आपको अगर पता होगा कि मल्टीकल्चरलिज्म से संबंधित भीखू पारेख हैं, तो ये किताब भीखू पारेख ने लिखी। तीसरा सवाल है किसने कहा शक्ति की कार्यकुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती या कम होती जिसके अधीन उसे कार्य करना होता है। तो ये उत्तर है मैकाइवर। ये अगर आपको कोट पता है तो आप बना सकते हो, नहीं पता तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत प्रचलित कोट नहीं है ये। चौथा सवाल है कौन नव उदारवाद के प्रतिपादक नहीं है। आपको पता होगा कि नव उदारवाद में हेयक हैं, फ्रेडमैन हैं, रॉबर्ट नाजिक हैं और कार्ल पॉपर नहीं है। कार्ल पॉपर जो हैं आपका ओपन सोसाइटी की बात करते हैं, ओपन सोसाइटी नेट्सी नेमिस की, और वो नव उदारवादी नहीं है। ये मेन नव उदारवादी हैं ऊपर के तीनों। तो उत्तर आपका D हो जाएगा। ये फिर वही किसने कहा वाला सवाल है। ये सवाल तो मैं कभी नहीं सुना ये कोट कि अनुभवी अन्वेषण जो कि पर्यावरण में घटित होने वाले परिवर्तनों की बात करता है, राजनीतिक परिस्थिति की कहलाता है। ये कथन है रॉबिन्स का, गूगल में मिला तो वहाँ से हम लोग भी ले लिए। किस प्रारंभिक समाजवादी का जन्म स्थल फ्रांस नहीं है। इसको मैं यहीं पे सुधार भी देता हूँ कि रॉबर्ट ओवन इसका आंसर है। रॉबर्ट ओवन ना वेल्स के थे, मतलब ब्रिटेन के, तो इनका जन्मस्थल फ्रांस नहीं है। बाकी किसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र विकास सबके स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त है। तो ये मार्क्स का कथन है। वो बोला कि हर इंडिविजुअल का ना स्वतंत्र विकास होगा, उससे सबका स्वतंत्र विकास होगा। कार्ल मार्क्स ये बात करते हैं। अगला है कि कल्पना लोप की समाजवाद संबंधित है। तो चार्ल्स फूरियर हैं, सेंट साइमन भी हैं, फ्रांसिस बेकन नहीं है। तो यहीं से आप कट कर सकते थे कि 1 और 2, मतलब उत्तर B। नवा सवाल है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, वैधानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक कल्याण। आपको एक भी बताया कि वैधानिक जैसे ऑस्टिन का है। अब आप B को 3 से मिला के देख लो, केवल एक ऑप्शन में है, तो बाकी तो अपने आप आ गया ना कि A का 4 है, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत सिसरो है, B का 3 है, C का 2 है, ऐतिहासिक सिद्धांत रिची है और सामाजिक कल्याण लास्की। तो इसका उत्तर C हो जाएगा। सही क्या है, एक अधिकार मूल अधिकार तब होगा जब उसका उल्लेख संविधान के मूल अधिकार के अध्याय में। सीधी सी बात है, आप मूल अधिकार पढ़ते हैं ना, तभी तो मूल अधिकार है जब संविधान में लिखा है। और उसके अलावा अगर वो अधिकार कहीं लिखा होगा तो संवैधानिक अधिकार होगा, मतलब संविधान में अन्यत्र लिखा होगा तो संवैधानिक अधिकार होगा। ये भी सही बात है, मतलब दोनों सही है। तो सीधा सीधा कॉमन सेंस का सवाल था। अगला है किस आधुनिक राजनैतिक चिंतक को निर्देशात्मक राजनीतिक सिद्धांत की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को जॉन रॉल्स जो हैं
इनको श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने इसको पुनर्स्थापित किया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जॉन रॉल्स, आपको पता होगा कि थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं वो, मतलब कि वो ये बोलते हैं कि भाई न्याय का सिद्धांत होना चाहिए, ओरिजिनल प्रिंसिपल का सिद्धांत भी वो देते हैं। तो जॉन रॉल्स इससे संबंधित हैं। अगला है कि किसने कहा उच्च चरित्र वाला व्यक्ति उच्च कोटि के सुख का अनुभव कर सकता है। ये कथन है अरस्तु का। अरस्तु ने कहा था कि उच्च चरित्र के बाद अरस्तु जनरली करता है। और ये सब सवाल ऐसे हैं ना जो आपको पता है तो पता है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल सवाल थे। अगर आप ये पढ़े हो तो बनेगा, नहीं पढ़े हो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब फिर तुक्का मारना है। अगला है नागरिकता मानव के शिक्षित निर्णय को जन कल्याण में प्रयोग है। ये कथन है लास्की का, ऑप्शन बी। ये तो आपको पता ही होगा, जैसे मतलब प्लेटो क्या बोला है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, जैसे व्यक्ति से राज्य बनता है। मिल क्या बोले कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, मतलब बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, और मार्क्स बोलते हैं कि राज्य एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, कृत्रिम संस्था है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। अगला है कौन ग्रामसी के पूंजीवादी समाज के मार्क्सवादी मॉडल का विश्लेषण नहीं है। तो आपको पता होगा कि मार्क्सवाद ना सहयोग की बात नहीं करता, वो प्रभुत्व की बात करता है, औचित्य की बात करता है, दमन की बात करता है। सहयोग टाइप की चीज़ कुछ नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा डी। ये थोड़ा सा आपत्तिजनक सवाल है, या तो हट जाएगा। मतलब किस कृति में आर्थिक नीतिवाद, तो मार्क्स का तो सिद्धांत ही आर्थिक नीतिवाद था, वो हर कृति में बात किया है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी, कैपिटल में भी। लेकिन अगर एक उत्तर अगर लेना पड़ा व्यापम को तो मेरे हिसाब से डी में जाएगा था, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। लेकिन अगर आप और कोई भी उत्तर लिए हैं तो दावा आपत्ति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्कोर्स ऑफ इनइक्वालिटी किसने लिखी, तो ये सीधा सीधा जीन जैक्स रूसो ने लिखी, ऑप्शन बी। कौन नव रूढ़िवादी माना जाता है, तो नव रूढ़िवादी माने जाते हैं हन्ना आरेंट, ऑप्शन बी। अरस्तु के अनुसार राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है, इसका मतलब क्या है, तो राज्य आत्मनिर्भर मतलब क्या है कि व्यक्ति की जो भी आवश्यकताएं उसको पूरा करता है, मतलब 19 का उत्तर हो जाएगा सी। प्लेटो किससे संबंधित है, एपोलॉजी, नोमोई, पॉलिटिक्स, पॉलिटेइया, चारों से संबंधित है, मतलब ये आपका उत्तर हो जाएगा डी। श्री अरविंद किससे संबंधित है, युगांतर, वंदे मातरम, आर्य, कर्मयोगी, ये भी चारों संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डी। पेरियार के विचारों का केंद्रीय भाव क्या है, तो पेरियार ना सेल्फ रिस्पेक्ट वाले थे, आत्मसम्मान आंदोलन चलाए थे। तो उनका केंद्रीय भाव मतलब क्रांति की बात भी करते हैं, लेकिन केंद्रीय अगर आप बात करोगे तो वो आत्मसम्मान की बात करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सी। जयप्रकाश नारायण 1936 में छपे पर्चे वाई सोशलिज्म के अनुसार क्या समाजवाद का उद्देश्य नहीं है, तो बाकी सब है सत्ता का हस्तांतरण। जयप्रकाश नारायण ना क्रियात्मक वयस्क मतदान प्रणाली के नहीं थे, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाले थे। आप अगर पढ़े भी होंगे उनके बारे में, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करते हैं वो। तो ये नहीं है, मतलब आपको ये पता लग गया ना कि जयप्रकाश नारायण तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाले थे, तो ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का अग्रणी, असंतुष्ट, आलोचक, बुद्धिजीवी, परंपरा विरोधी और हारे गए मुद्दों का वो योद्धा जिसके अनुयायी कभी कम नहीं होते, ये भी जेपी के बारे में ही, जयप्रकाश नारायण के ही तो अनुयायी हैं जो अभी के जितने भी समाजवादी नेता हैं। तो ये जो भी विशेषता है इन्हीं पे फिट हो रही, तो इन्हीं के बारे में बोला गया है। पार्षणी ग्राह कौटिल्य के किस व्यवस्था से संबंधित है, तो उनकी जो मंडल व्यवस्था थी, आक्रंद, पार्षणी ग्राह, मित्र, अरिमित्र, ये सब। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। किस समाजवादी विचारक राजसत्ता के विरुद्ध व्यक्ति के प्रतिरोध के अधिकार की वकालत की है, तो ये भी बात की है जयप्रकाश नारायण ने। अगान सूत्र में राज्य के तत्वों में क्या शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर वैसे कुछ और भी ले सकता है व्यापम, लेकिन मेजरली क्या है कि संप्रभुता जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े होगे आधुनिक विचारधारा है। तो अगर ये आधुनिक विचारधारा है तो अगान सूत्र तो प्राचीन है, तो संप्रभुता जनरली उसमें इंक्लूड नहीं है। औपनिवेशिक देशों के संदर्भ में एम.एन. राय के कॉमेंटन की भूमिका को कैसा देखना चाहता था, देखना चाहा था,
उसे इन देशों के स्वतंत्रता आंदोलन में सीधे शामिल हो जाना चाहिए, उसे इन देशों की राष्ट्रवादी बुजुर्गों का समर्थन करना चाहिए। असली मतभेद यही था। एम एन रॉय बोलते थे कि हमको ना किसान मजदूरों के साथ रहना चाहिए, हमको ये कांग्रेस के साथ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये बुर्जुआ वर्ग है। ये एम एन रॉय का असली मतभेद था। तो अगर आप 2 को हटा देंगे तो बाकी 3 तो खत्म हो गए, 3 और 4 सही हो जाएगा कि उसे केवल मजदूरों और किसानों के क्रांतिकारी आंदोलन तक सीमित रहना चाहिए और औपनिवेशिक देशों के क्रांतिकारी शक्तियों को केवल नैतिक और तात्विक समर्थन देना चाहिए। तो उत्तर 3 और 4 मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्होंने धर्म को राज्य का उपकरण माना? तो देखो, कौटिल्य तो माने, मैकियावेली भी माने, ये तो पक्का है। रणजीत सिंह की तो कोई बात ही नहीं है, तो 4 तो हम हटा ही देंगे। जो जियाउद्दीन बर्नी है, जिया बर्नी, वो मतलब ऐसा उपकरण करके मेरे को कहीं नहीं मिला। तो आपका मेरे हिसाब से तो उत्तर ए होना चाहिए, 1 और 3। बहुत अगर व्यापम लिया तो 1, 2, 3 ले सकता है, तो दोनों में से कोई एक होगा। अगर आप ये दोनों में से कोई एक लगाएं तो आप ठीक लगाएं। लोकमान्य तिलक इनमें से किससे संबंधित हैं? एक चीज़ आप कॉमन देख रहे हैं, आगे अगर दिलाने वाले इस टाइप का 1, 2, 3, 4 वाला सवाल है और आपको तुक्का ही मारना है, तो उपरोक्त में से सभी मारो 1, 2, 3, 4। मैं बोला था ना कई बार, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मतलब 4 सवाल हैं, चारों में ऑप्शन डी उत्तर है। तो इसका है, चारों से रिलेटेड है, आर्कटिक होमोपोवेदा, गीता रहस्य, केसरी और ओरियन। किसका कथन है? राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें मानवीय चिंतन गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन निहित होता है। आधुनिकीकरण की बात हटिंगटन की है, सैमुअल पी हटिंगटन। आमंड वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखिए, संकीर्ण भी है, पराधीन भी है, सहयोगी भी है, अधोगामी इनमें नहीं है। सब्जेक्ट, पैरोकियल और पार्टिसिपेंट। 33वां सवाल है, पॉलिटिक्स ऑफ मास सोसाइटी के लेखक कौन है? ये है विलियम कॉर्नहाउसर, ऑप्शन ए। फाइनर के अनुसार राजनीतिक अभिजनों के प्रकार क्या क्या हैं? यह भी वही है, शासक, विपक्षी, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, चारों अभिजन हैं, ऑप्शन डी। उस राजनीतिक चिंतक का नाम बताइए जिसने दार्शनिक रूप से कल्याणकारी राज्य को न्यायपूर्ण बताया है। तो कल्याणकारी राज्य को न्यायपूर्ण बताया है ग्रीन ने। ग्रीन ने कहा कि राज्य की ज़रूरत है हमको व्यक्ति के विकास के लिए, और उसको उन्होंने प्रूफ किया। कौन सा सिद्धांत रचनाओं के विशेषीकरण राजनीतिक आधुनिकता की पहचान को मानता है? तो आपको पता होगा कि एमंड पावेल का जो सिद्धांत है ना, वो मानता है कि एक विधायिका होगी जो कानून बनाएगी, कार्यपालिका लागू करेगी, न्यायपालिका न्याय देगी। तो आंसर बी हो जाएगा। ब्रिज ऑफ द अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है फ्रेंज फैनन। सही क्या है? सूची पद्धति में मतदाता एक राजनीतिक दल को अपना वोट देते हैं, सही बात है। और एकल संक्रमणी पद्धति में मतदाता एक उम्मीदवार को वोट देते हैं, ये भी सही बात है। हम एक उम्मीदवार को देते हैं, सूची होता तो पार्टी को देते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से एलन बॉल की सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की विशेषता नहीं है। देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ। सर्वाधिकारवादी तो आपको पता होगा, जो तानाशाह टाइप का रहता है। अब डी क्या है? सरकार जनतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है, होगा क्या बताओ? कोई तानाशाह है, वो जनतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा? तो नहीं, क्या होगा? डी हो जाएगा। बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाओगे ना, हो जाता है। यदि विधि निर्माण प्रक्रिया और संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के मध्य अंतर है तो उसे कठोर संविधान बोलते हैं। सही बात है कि जैसे विधि निर्माण में अगर आप 1/2 बहुमत से हो जाता है साधारण से, संविधान संशोधन विशिष्ट बहुमत लग रहा है तो संविधान कठोर है। और कानून निर्माण और संविधान में संशोधन में एक साधारण प्रक्रिया है तो लचीला है, मतलब दोनों अगर साधारण से हो रहा है तो वो लचीला संविधान कहलाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। रुडोल्फ वाहरो ने पूंजीवाद में पर्यावरणीय संकट का मूल कारण क्या बताया? वो बताया आर्थिक केंद्रवाद को। एक एक चीज़ अब अभी नहीं समझा रहा हूँ मैं, आप लोग बोलोगे तो हम लोग एक वीडियो ले आएंगे कि बाल की खाल निकालने के लिए। निम्न में से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतकों के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत है, रिचर्ड एस्ले एक विरोधी उत्तर आधुनिक। उत्तर आधुनिक तो सही बात है, यहाँ विरोधी लगा के ना वो आपको फंसा रहा है। अब नहीं सुनो, पढ़ोगे ध्यान से तो आप फंस जाओगे। एस्ले ठीक है, लेकिन विरोधी नहीं थे, वो उत्तर आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक ही थे। गलत तो डी गलत है। शरणार्थी की वैश्विक समस्या में कौन सा सही नहीं है? अब देखो, साधनों की कमी ठीक है, सीमित अधिकार ठीक है, गंतव्य स्थान है,
वैश्विक संस्थाओं में सहयोग नहीं है, थोड़ी शरणार्थी होते हैं तो जितनी वैश्विक संस्थाएं हैं सब बिल्कुल माहौल बना देती हैं कि इनको मदद करो मदद करो। अभी रोहिंग्या वाला आप सुने होंगे, तो सहयोग नहीं तो गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब अपनाया गया था? कोरिया संकट जब हुआ था, कोरिया दोनों, किम जोंग वाला कोरिया और साउथ कोरिया जब आपस में लड़े थे, तब शांति के लिए एकता प्रस्ताव आया था। कौन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का लक्ष्य नहीं है? तो देखिए, आर्थिक व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है, युद्ध में विध्वंस से उबरना भी था, वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था का संगठन करना इसका उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन डी। बहुसंस्कृतिवाद किस जनतंत्र के एक प्रकार के लिए चुनौती है? तो उदार जनतंत्र के लिए चुनौती है। मार्क्स एवं एंगल्स द्वारा लिखित कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का क्या संदेश नहीं है? तो ये शांति एवं स्थिरता का प्रचार करती है। आपको पता है ना कि भाई ये तो सीधा सीधा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, गला काट दो जितने अमीर हैं, इसकी बात करती है, शांति तो है ही नहीं। तो ये उत्तर संदेश नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जनवरी 94 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई, ये सही बात है। और संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चालान तथा संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 97 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई, ये गलत है। 97 नहीं 98 में हुआ था। तो एक सही है, दो गलत है, मतलब ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इस कथन के विषय में क्या सही? मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती, स्वतंत्रता में अधिकारों का विचार नहीं था, अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है, टी.एच. ग्रीन से संबंधित है, टी.एच. ग्रीन के द्वारा कहा गया है। और जब पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड पुस्तक से लिया गया है, तो तीसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। मतलब ये वाला ना थोड़ा सा डाउटफुल लगा मेरे को। मतलब जैसे पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड किताब जो है वो है लास्की की, तो अब आप 3 हटा दो, लेकिन 3 हटाओगे तो फिर उत्तर ही नहीं आएगा। ये प्रोफेसर ई बार्कर के द्वारा कहा गया है, तो कहा गया है टी.एच. ग्रीन के द्वारा, तो 4 हटा दो। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक में भी नहीं है, तो सबसे सही उत्तर इसका ए ही होना चाहिए। मतलब 1 2 3 वैसे विलोपित होना चाहिए सवाल। कौन यथार्थवाद के समर्थक हैं? किसिंजर, कार, ग्रीको। तो देखिए शुरू के 3 हैं, किसिंजर भी है, ई.एच. कार भी है, जोसेफ ग्रीको भी है, हर्बर्ट वाटरफील्ड नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका सी 1 2 और 3। ठीक। सार्क के किस शिखर सम्मेलन में साप्टा का गठन हुआ? तो ये हुआ 12वें शिखर सम्मेलन में साप्टा का गठन हुआ। फिर है सार्क चार्टर के आधारभूत सिद्धांत में शामिल था जन कल्याण, ठीक है, आर्थिक विकास भी है, पारस्परिक विश्वास भी है, अन्य विकासशील देशों से सहयोग बढ़ाना। ऐसा चार्टर में नहीं लिखा है, आपस में सहयोग लिख दिए हैं, वो हम बाहर से नहीं करेंगे बोले, तो ऑप्शन सी सही है। निम्न में से क्या वर्तमान मोदी सरकार की नीति का स्तंभ नहीं है? तो देखो, संप्रभुता का सम्मान होगा ही, संवाद होगा, सुरक्षा होगी, प्रतियोगिता ऐसा स्तंभ नहीं है, हम खुद बढ़ रहे हैं आगे। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 1961 में हुआ, बेलग्रेड में। कथनों पे विचार कीजिए। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई, सही बात है। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुआ, ये गलत बात है। ढाका में हुआ तो हम क्यों अध्यक्षता करेंगे, दूसरे भारत में हुआ। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड है। लुक ईस्ट पॉलिसी इंद्र कुमार गुजराल के टाइम की है। मोतियों की माला का प्रयोग सबसे पहले किया है ब्रूस हैमिल्टन ने। बांडुंग सम्मेलन 55 के विषय में सही क्या है? तो ये बड़े पैमाने पर आयोजित एशियाई अफ्रीकी देशों का प्रथम सम्मेलन था, 29 देशों ने भाग लिया, ये भी सही है। साम्यवादी चीन ने भाग लिया। अब ये आपको समझ में आ रहा है, साम्यवादी चीन ने भाग लिया, पूंजीवादी चीन ने भी भाग लिया था। क्या बात है, मतलब जनरली आप पकड़ोगे ना कि पूंजीवादी चीन सम्मेलन में भाग नहीं लिया होगा, अगर साम्यवादी चीन भाग लेगा तो उत्तर सी होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग और चेक करेंगे, क्योंकि अगर पूंजीवादी चीन का मतलब वो जो दूसरा वाला चीन था उसको अगर ये मान रहा है व्यापम, तो फिर चेक करना पड़ेगा कि अच्छा चीन भाई एक तो साम्यवादी है माओ वाला, दूसरा पूंजीवादी है जो अमेरिका समर्थित था, लेकिन अमेरिका समर्थित था तो भाग नहीं लेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो उत्तर इसका सी होना चाहिए। बेलग्रेड नैम सम्मेलन के मुख्य विषय क्या थे? तो नैम में शांति की बात होगी, उपनिवेशवाद का अंत होगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीसरे मोर्चे का गठन। ये नैम थोड़ी बोलता था, ये मोर्चे की बातें ही नहीं करता था, ये बोलता था कि यार आराम से रहेंगे हम, इधर भी नहीं रहेंगे इधर भी नहीं रहेंगे, तीसरा थोड़ी बनाना है, 2 गुट पहले से थे, तीसरे मोर्चे की बात ये नहीं करते थे। तो तीसरा नहीं होगा, चौथा आर्थिक विकास। ठीक है, 4-1-2 आपका उत्तर हो जाएगा। कौन नीति गुजराल सिद्धांत का हिस्सा नहीं? अब चौथा देखो, पाकिस्तान और चीन के साथ पूर्ण शांति का संबंध। गुजराल इस टाइप की बातें नहीं की है ना, का तो लुक ईस्ट पॉलिसी था, जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत किए जाने वाली सभी मांगें तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं। ऑल द डिमांड्स टू बी अप्रूव्ड बाई लोकसभा, वो होता है अप्रोप्रिएशन बिल, जिससे होता है कि कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ से कर लेंगे, वो कहलाता है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। यदि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र के लिए सूचना जारी कर देता है और लोकसभा विघटन हो जाए तो क्या होगा? तो संयुक्त का सत्र यथा समय होगा। अगर सूचना जारी हो गई है ना तो फिर उसी समय होगा जब हुई। कौन नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ना सचिव थे, सदस्य नहीं थे, सचिव थे उस समिति के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मध्य किन विषयों में समानता है? देखो कार्यकाल तो आपको पता है, अब 3 हटा दो, यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, इस टाइप का करना है कि जो पता है ना वो हटा दो। तब क्या बचा? नियुक्ति और पदच्युति जनरली उनकी सेम टाइप की होती है, 2 और 4 हम मान सकते हैं। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय लेता है। संविधान की कौन सी धारा राज्य के कल्याण की वृद्धि की बात करती है? तो डीपीएसपी में अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी डीपीएसपी की बात करती है। कौन अपने पद की शपथ लेते हैं? देखो ये फंसाने वाला सवाल है। अपने पद की, राष्ट्रपति अपने पद की राष्ट्रपति की शपथ लेता, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ लेता, लेकिन स्पीकर नहीं लेता। स्पीकर सदस्य के रूप में शपथ लेता है और स्पीकर के रूप में नहीं लेता। तो 1 और 2 होगा। और राज्यसभा का सभापति हो तो उपराष्ट्रपति रहता है, तो एक बार ले लेता है। भारतीय न्यायपालिका में इसको जमाना है तो आधारभूत ढांचा सबसे पहले आया केशवंत भारती केस में, उसके बाद मिनर्वा मिल्स प्रकरण हुआ, फिर जनहित याचिका चालू हुई पीएन भगवती के टाइम में 84-85 के आसपास, और कॉलेजियम 90s में आया। 1432 ऑप्शन सी। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस अनुच्छेद से हम लगा सकते हैं? वो है अनुच्छेद 61। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानून संरक्षण प्रावधान? ये अनुच्छेद 20(1). सही क्या है? वे दल जिन्होंने विधानसभा या आम चुनाव में निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त न किया उन्हें गैर मान्यता प्राप्त। ठीक बात है, जब क्राइटेरिया है मान्यता प्राप्त का, वो जो पाया वो मान्यता प्राप्त, जो नहीं पाया वो गैर मान्यता प्राप्त। वे दल जिन्होंने पंजीकृत होने की तिथि के बाद कभी भी चुनाव न लड़ा वो भी गैर मान्यता प्राप्त, तो उनको भी मान्यता नहीं मिलेगी ना, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो उत्तर हो जाएगा आपका सी। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठकों में कितना अंतराल निर्धारित है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई निश्चित अंतराल नहीं, आराम से बैठते हैं हम लोग। किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा, ये तो आपको पता ही होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय किया गया है। फर्स्ट पास द पोस्ट की निर्वाचन प्रणाली किसे विनिर्दिष्ट करती है? तो यह एकल मतपत्र, एकल सदस्य बहुमत प्रणाली, ऑप्शन डी। भारत में दल बदल, ये थोड़ा सा दिक्कत होगी इस कानून में, लागू होता है लोकसभा पे तो होता ही है, संसद पर भी होता है, अगर लोकसभा पे हो रहा है तो विधानमंडलों पे भी होता है। अब 1 और 3 ऑप्शन रहता तो बन जाता, अब 1 भी दिया एक जगह, ये सही होगा, 2-3 दिया है वो भी सही होगा, तो उत्तर आपका ए बी दोनों जो भी लिए हैं दोनों सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है 44 में, ऐसे याद कर सकते हो, 4-4 दोनों यूनिफॉर्म है ना, समान है, तो समान सिविल सही था, 4-4। राष्ट्रपति को क्षमतान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। PIL हम लोग लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन डी। लोकायुक्त की संस्था को भारत में स्थापित करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। इसके लिए कानून पारित करने की कोशिश किया था उड़ीसा पहले, लेकिन बना था लोकायुक्त पहले महाराष्ट्र में। कौन आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? तो आपका लक्ष्य, आपकी आवश्यकताएं, आपकी मनोवृत्ति आंतरिक है,
प्रतिपुष्टि हम लोग पेपर 1 में भी पढ़े थे ना, कि अब आप लोग कुछ फीडबैक दिए कि अच्छा लगा भैया ये बनाओ, तो वो फीडबैक है, वो बाह्य शक्ति है ना, अंदर से थोड़ी आ रही है, आप लोग कर रहे तो आ रही। तो ऑप्शन डी। फिर है इनको आपस में जोड़ना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का 1, बिक्री कार्यपालक शीर्ष हो जाएगा, शाखा प्रबंधक मध्यम हो जाएगा, फोरमैन निचला हो जाएगा, उत्पादन प्रबंधन परिचालन हो जाएगा। मतलब A1 B2 C3 D4, उत्तर डी। नया लोक प्रशासन किससे संबंधित है? चारों से। ग्राहक उन्मुख भी है, जिम्मेदार भी है, लचीली प्रशासनिक संरचना भी है और जन सहभागिता भी है। किसने किया कहा कि भय को उत्पन्न किए बिना स्वेच्छा से बात मानने वाले व्यक्ति समूह से वांछित कार्य करवाने की योग्यता को नेतृत्व कहते हैं? ये कहा है अल्फोर्ड और बेथी ने। व्यवस्था सिद्धांत से कौन संबंधित हैं? तो बर्ट लैम्फी भी हैं, रोज एसबी भी हैं। तो शुरू के ये दोनों हैं, जॉर्ज बेटसन और वुड्रो विल्सन नहीं है। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका बी। पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश देखिए 51 से 56 हुई पहली, 56 से 61 दूसरी, 61 से 66 तीसरी। फिर वो युद्ध हो गया पाकिस्तान से, तो 66 से 69 जो है वो योजना अवकाश था। तो ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इधर आ गया था। स्टाफ और सहायक अभिकरण दोनों लाइन अभिकरणों की सहायता करते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो सही बात है, एक लाइन होती है, स्टाफ सहायक उसकी सहायता करते हैं, तो ये सही है। सहायक अभिकरणों में कोई प्रचालनी जिम्मेदारी नहीं होती, ये भी सही बात है। लेकिन आप क्योंकि करके पढ़ोगे ना कि स्टाफ और सहायक अभिकरण दोनों लाइन अभिकरणों की सहायता करते हैं, ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्योंकि सहायक उपकरणों में कोई प्रचालनी जिम्मेदारी नहीं होती, तो एक कारण नहीं बता रहा है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि दोनों सही हैं, लेकिन ए सही स्पष्टीकरण नहीं है। कौन से मैरी पार्कर फोकलेट के उन्नत विचार हैं? तो देखिए कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट और इंटीग्रेशन, मतलब 2 और 4 इनके विचार हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप आपका उनका है, क्या नाम है उनका, साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले टेलर का, FW टेलर। और स्वीकृति का क्षेत्र जो है चेस्टर बर्नार्ड का है। तो 2 और 4 इसका डी हो जाएगा। परिस्थितिकी उपागम में क्या सुमेलित है? तो ये है गॉस, फोलेट और रिक्स, मतलब 1 2 3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक प्रबंधक एक सहयोगी प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्य निर्धारित करता है। लक्ष्यों को किस हद तक पूरा किया गया है? या अधीनस्थ के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और प्रदर्शन करने का महत्वपूर्ण मानक है। लक्ष्य सीधा सीधा आपको समझ रहे हैं ना, लक्ष्य मतलब क्या होता है? उद्देश्य। तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन ही, मतलब बेसिक कॉमन सेंस लगाओगे, इसका डी हो जाएगा। शासन की नीतियों और निर्णयों को विभिन्न माध्यमों जैसे जन जागरूकता अभियान और पैरवी द्वारा प्रभावित करने की प्रक्रिया को किस शब्दों में प्रयुक्त किया जाता है? पैरवी कौन करते हैं? वकील लोग, मतलब वकालत। तो 51 का ए। कायाकल्प नामक राष्ट्रीय पहल किस मंत्रालय द्वारा है? तो कायाकल्प अपने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की। भारत की सरकार ने कब अंकेक्षण को लेखा से अलग करने का निर्णय लिया? तो 1976 में। ऑप्शन बी। किसने कहा कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत पर है? ये कहा है हर्बर्ट मॉरिसन ने। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 साल। ऑप्शन सी। किसने जिलाधीश को विकास कार्यों से दूर रहने की सलाह दी थी? तो पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग हुआ था उसने कहा था। ऑप्शन ए। नीति निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो सबसे पहले आप स्थितियों का विश्लेषण करोगे, उसके बाद आगे का काम करोगे। तो ऑप्शन डी। मनरेगा में निर्मित जॉब कार्ड कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो ये 5 साल के लिए रहता है। ऑप्शन डी। कौन अमेरिकी राष्ट्रपति की लूट प्रथा के कारण मरा था? तो गारफील्ड ने। लूट प्रथा मतलब होता है कि राष्ट्रपति ना अपने लोगों को बैठा लेते थे पद में, अपने चाचा, दादा, भाई, बेटे, तो उसको लूट प्रथा बोलते थे। अपने रिश्तेदार, अपने जानकार, अपने दोस्त, उसको सीधा मार ही दिए थे गारफील्ड को। नागरिक अधिकार पत्र की संकल्पना किसकी गतिविधि है? तो सुशासन है, ये सुशासन का एक प्रकार है। तो ये आपके 100 सवाल हो गए। मैक्सिमम सवालों का तो उत्तर सही है, एक आध दो सवाल जिनमें डाउट है वो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि ये हो सकता है या ये भी हो सकता है। इसके अलावा आपको भी अगर कोई प्रूफ मिलता है कि नहीं भैया ये उत्तर आप गलत बताए, ये हो सकता है, तो विथ प्रूफ बताइएगा कि इस सवाल का ये होना चाहिए। अगर मेरे को भी वो लगेगा तो मैं बिल्कुल सुधार लूँगा। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। इसके अलावा एक माफ़ी की अभी, क्योंकि पेपर 1 बहुत सारे बच्चे थे, तो
पेपर 1 का ज़्यादा वीडियो बनाने लगे हम लोग, पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा कम ध्यान दिए। आगे कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के लिए या तो एक अलग कोई चैनल बना लेते हैं या तो इसी में धीरे धीरे वीडियो उनका कवर करेंगे। आप इस चैनल में पीछे देखेंगे ना तो पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन क्या हुआ ना कि वो डाले हम लोग, लेकिन उसमें ना रिस्पांस नहीं मिला, या तो आप लोग को पता नहीं चला हो या जो भी। तो वही फीडबैक वाली चीज़ होती है कि करो वो जो लोग देख रहे हैं, मतलब इसमें बिल्कुल 200 व्यू 300 व्यू, तो फिर ज़्यादा नहीं डाले, इसमें ज़्यादा बच्चे थे, कई लोग बोले कि और डालो, तो मतलब उसी से मोटिवेशन मिलता है ना कि कोई बोलता है कि भैया और बनाओ, इसके बारे में और बनाओ, ये करो, तो लगता है चलो यार कर लेते हैं। तो वो कारण था। आप लोग भी पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर बोलेंगे तो आगे हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे, ज़रूर ट्राई करेंगे। एक चीज़ है कट ऑफ की, तो अगर आपका पॉलिटिकल साइंस में करीब 50 के आसपास सवाल सही है, जनरल का मैं बोल रहा हूँ, 50 के आसपास सही है और पेपर 1 में करीब 25 सही है, मतलब कुल मिला के आप मान लो 50% के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हैं तब तो आपका बिल्कुल श्योर है। अब इससे मैं प्लस तो नहीं करूँगा, माइनस ही करूँगा। -4 तक जा सकता है, मतलब 46% तक भी आपका है ना, तो मतलब ऐसा परेशान मत होइएगा, हो सकता है आपका, क्योंकि इस बार क्या है कि ज़्यादा लोग दिलाए हैं, ज़्यादा लोग दिलाए हैं तो ज़्यादा लोग फिर क्वालिफाई भी करेंगे। बहुत सारे बच्चे तो बस कोविड वाले हैं कि बस वो घर से लिख के दिला दिए, पढ़े कुछ नहीं है, तो उनका तो नंबर आना नहीं है। पेपर भी बिल्कुल फैक्चुअल नहीं था, जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है ना, जो पढ़ा है उसी का बनेगा। तो इसलिए कट ऑफ पिछले बार 50% था, तो इस बार थोड़ा कम हो सकता है, ये भी मेरे को लग रहा है। बाकी अब कट ऑफ क्या होता है वो आपका पेपर कैसे बना है उसके ऊपर है। तो आप लोग दीजिएगा रिव्यू कि मेरा इतना बन रहा है, इतना बन रहा है, उससे हो सकता है हम लोग थोड़ा सा और अच्छा अनुमान लगा सकें कि आपका कैसा पेपर बना है, पेपर 1 कैसा बना है। तो आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तो उससे सही में थोड़ा सा लगेगा कि पॉलिटिकल के बच्चे हैं। अभी तक तो मैं बना भी नहीं रहा था कि कितने दिला रहे हैं, पता भी नहीं था, लेकिन फिर ज़्यादा मैसेज आने लगे कि भैया पॉलिटिकल, तो मैं बोला चलो बनाते हैं। पेपर भी थोड़ा ऐसा था कि खोजना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, तो इसलिए आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे। एक तो इसी को अच्छे से समझाएंगे, बाकी और भी जो पेपर आए हैं पॉलिटिकल साइंस के वो भी बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।